चौक लेके आओगे ना, पहले ही बता दे बस। ठीक है, सब लाए थे सुबह, खत्म। हाँ खत्म नहीं किया। तो चैप्टर नाम क्या है भाई? अब जो रिकॉर्डर देखेगा उसको लगेगा ऐसे ना कि ये कैसा टीचर, उसको नाम याद नहीं रहता है, नाम याद है और चैप्टर का नंबर याद नहीं है। तो ये है, देखो इसकी शुरुआत कहाँ से हुआ था। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन लिखो, परिचय, उपसंयोजी यौगिक। देखो ये बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर नॉमेनक्लेचर से पूछे जाते हैं। और कलर कॉम्प्लेक्स, जैसे मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर में ना जो कलर कंपाउंड छोड़ दिया था ना, उसको हम यहाँ पर पूरी तरह से डिस्कस कर लेंगे क्यों वैसा होता है। क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन पूछता है, एक तो CFSE पूछता है और दूसरा यहीं से पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ले, और तीसरा पूछेगा इससे IPSC नॉमेनक्लेचर। ये तीन ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं। पर मैं शुरुआत करता हूँ, ये क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ था, मतलब इस यौगिक को हम लोग पढ़ें किस तरह से। तो देखो इंट्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन पढ़े हैं ना। सॉल्यूशन में हम लोग क्या करते थे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को इसके अंदर में डिसॉल्व कर देते थे। तो मतलब मैं एक काम करता हूं, देखो मैंने 2 प्रकार के सॉल्यूशन लिए हैं। एक प्रकार का सॉल्यूशन ऐसे है जिसके अंदर में मैंने केवल और केवल 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है। मतलब जैसे कि अगर मैं इसमें केवल और केवल या तो NaCl डाल दूं, या तो KCl डाल दूं, या MgCl2 डाल दूं, लेकिन केवल और केवल आपको एक ही टाइप का इलेक्ट्रोलाइट डालना है इसमें, तो उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगा कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। हिंदी में कहूं तो ऐसा सॉल्यूशन जो कि एक प्रकार का सॉल्ट रखा हुआ है। मतलब मैं यहाँ बस जिसके अंदर में मैंने क्या डाला है बेटा, केवल एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट डाला है ना, तो उस सॉल्यूशन को हम मैं क्या बोल दे रहा हूं कि सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। ये मैं बोल दिया हूं भाई, मतलब एक ही प्रकार का सॉल्ट रखने वाला सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि सारे के सारे सॉल्यूशन के अंदर में एक ही टाइप के इलेक्ट्रोलाइट डालें, उसमें ज्यादा भी तो डाल सकते हैं ना। तो अगर मैं ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं ऐसा कर दूं, अच्छा क्या कर लेते हैं, इसमें मैं क्या लेता हूं कि 2 या 2 से अधिक सॉल्यूशन वाला इलेक्ट्रोलाइट। तो मतलब एक सॉल्यूशन और मैं ले रहा हूं और उस सॉल्यूशन के अंदर में मैंने क्या किया है, मोर देन 1 टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दिया है। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर में कितने इलेक्ट्रोलाइट है, 1 से अधिक। तो मैं क्या लिख सकता हूं, मोर देन सॉल्यूशन कंटेनिंग, यहां बस लिखा जा सकता है सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट, मोर देन 1 टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसमें एक से ज्यादा प्रकार के सॉल्ट हैं। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर ऐसा कोई भी सॉल्यूशन आ जाए जिसके अंदर में केवल एक ही टाइप के सॉल्ट होंगे, तो उस प्रकार के सॉल्यूशन को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक होगा सिंपल सॉल्ट हो सकता है, या उसी के अंदर में हो सकता है मिक्स सॉल्ट। मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्ट प्रेजेंट है या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है, वो उसको हम 2 टाइप में डिवाइड कर लेंगे। एक तो होगा सिंपल सॉल्ट, कैसे अभी मैं आपको समझाऊंगा, और दूसरा यहाँ पर होगा मिक्स्ड सॉल्ट, मतलब कि मिश्रित वाला सॉल्ट। समझाओ कैसे। देखो सिंपल सॉल्ट का मतलब ये हुआ कि ऐसा सॉल्ट या ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो सॉल्यूशन के अंदर में केवल और केवल एक ही टाइप के केटायन और एनायन जनरेट करते हैं। मतलब जैसे अगर मैं आपस NaCl डाल देता हूं, तो आप मुझे बताओ इसको जैसे डिसोसिएट कराओगे तो एक ही सोडियम टाइप के मिल रहा है, एक क्लोराइड टाइप के आयन मिल रहे हैं, तो ये क्या है, सिंपल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि वे सॉल्यूशन जिसके अंदर में या वे सॉल्ट जिसके अंदर में सेम टाइप के केटायन और सेम टाइप के एनायन होते हैं, उसको हम लोग सिंपल सॉल्ट कहते हैं। लेकिन मिक्स सॉल्ट के अंदर में क्या कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल मैं बताता हूं कि आप Na ले लो, K ले लो, SO4, इसको जैसे आप डिसोसिएट कराएंगे तो एक तो सोडियम का मिलेगा, एक पोटेशियम का मिलेगा और एक SO4 का मिलेगा। तो देखो यहाँ पास एनायंस तो एक ही टाइप के हैं, लेकिन केटायन क्या दिख रहे हैं, 2 अलग अलग टाइप के दिखाई दे रहे हैं ना। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या ऐसा कोई भी सॉल्ट जिसके अंदर में मोर देन 1 टाइप ऑफ केटायन प्रेजेंट होते हैं या एनायन प्रेजेंट होते हैं, उनको हम लोग बोलेंगे मिक्स सॉल्ट। लेकिन हमारे काम का ये दोनों है ही नहीं है, हमारे काम का कौन सी है, ये वाली। तो सबसे पहले ये लिख लो, इसको आपको मैं थोड़ा डिफाइन कराने की कोशिश कर दिया हूं, चाहो तो डेफिनेशन भी लिखवा सकते हैं, लेकिन पहले इसे कॉपी करो जरा।
हाँ अवस्था। हाँ यार हल्ला मत करना बेटा। तो क्या करने वाले हैं, देखो मैं ऐसे क्या कर रहा हूँ, इसको ना यहाँ बस लिख रहा हूँ क्योंकि ये लंबा प्रोसेस जाएगा और यहीं से हम लोग दोनों चीज को एक्सप्लेन भी कर लेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है। तो मतलब एक बात तो क्लियर हो गया, क्या बताते हैं, पहले ये सॉल्यूशंस क्या था बेटा, जिसके अंदर में मोर देन वन टाइप सॉल्ट थी, ठीक है, या दो से अधिक, 3 4 5 कितना भी हो सकते हैं, पर ऐसे मैंने बोल रखा है। अब मैं क्या कर लेता हूं, इस सॉल्यूशंस को आपको क्या करना है, वेपराइज्ड करा देना है, वाष्पीकृत करा देना है। तो मैं यहां बस लिख रहा हूं वेपराइज्ड। वेपराइज्ड कराओगे तो सारे के सारे वाटर क्या हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। और अगर उड़ जाएंगे बेटा तो मुझे बता दो इसके अंदर में केवल और केवल सॉलिड सब्सटेंस बचेंगे क्या, और सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग नाम देंगे योगात्मक यौगिक। यही तुम्हारे सिलेबस के अंदर में है, जिसको हम लोग बोल देते हैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड। पर मैं हिंदी में लिखूंगा क्योंकि ये हमारे काम की चीज है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, आणविक यौगिक या योगात्मक यौगिक बोलते हैं, मॉलिक्यूलर और एडिशन कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ बस लिख देता हूँ, और इसी को हम लोग बोलेंगे एडिशन कंपाउंड, और इसे हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, योगात्मक यौगिक बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है भाई, ये तुम्हारे काम का है भाई। आप क्या बोलोगे कि योगात्मक वगैरह से क्वेश्चन पूछ रहे तो आप सिंपल बता देना कि जो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर में मोर देन वन टाइप ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं उसको मैं वेपराइज करता हूं, तो जो कंटेंट बच जाता है या जो पदार्थ बच जाता है उस पदार्थ को हम लोग मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड कहते हैं, आणविक या योगात्मक यौगिक कहते हैं। ठीक है, रुक जा लिखवाऊंगा उनको लिख रही, रुक जा बेटा। अच्छा, अब क्या करना है बेटा, ये जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड दिया हुआ है, इस मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड के अंदर में आपको अगेन H2O ऐड कर देना है। अगर आप इसमें H2O ऐड करोगे तो बता दो क्या ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा? यस सर। जलीय विलेन बनेगा कि नहीं? अरे बोल दो भाई। यस सर। ये क्या बनेगा बेटा, एक्वस सॉल्यूशन, या मैं हिंदी में लिखूं तो लिख लो जलीय विलयन। आप चाहो तो एक्वस सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, हम लिख लेंगे। तो ये मैंने लिख लिया है एक्वस सॉल्यूशन। अब इस एक्वस सॉल्यूशन का आपको बिहेवियर चेक करना है, नेचर चेक करना है। नेचर कैसे, आगे देखें जरा। इसका मैं क्या कर रहा हूं बेटा, चेक द नेचर। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं चेक द नेचर। इसकी हमको प्रकृति को चेक करना है, क्या क्या हो सकते हैं। सुन लो, ये जो मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड था वो तो सॉल्ट था। अब अगर ये सॉल्ट होगा तो हो सकता है आयोनाइज्ड हो, आयनित हो जाए, या ये भी हो सकता है कि आयोनाइज ना हो। इसका मतलब कि इसके अंदर में जो एक्वस सॉल्यूशन बने हैं उसके अंदर में मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड आयोनाइज्ड हो सकते हैं, आयनित हो सकते हैं, या फिर ये आयोनाइज नहीं हो सकते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा, आयोनाइज, और यहाँ बस कर दूंगा क्रॉस। इसका मतलब क्या है कि वहां पर आयोनाइज नहीं होता है। अगर बेटा कभी भी मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में आयोनाइज्ड हो जाए ना तो उसे 100% नाम दे देना डबल सॉल्ट या द्विक लवण। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख रहा हूं डबल सॉल्ट, और इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, द्विक लवण बोल देते हैं भाई। समझ में आ गया। लेकिन अगर वो आयोनाइज ना हो, अगर आयोनाइज ना हो तो आप उसे 100% बोल देना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यही हमारी कथा था भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिस्ट्री समझ में आया, कहां से हम लोग समझाए। हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, उपसंयोजी यौगिक। मैं क्या लिखा हूं, ऊपर में लिखा हूं, तो इसको मैं लिखता हूं उपसंयोजी यौगिक। अगर आयोनाइज नहीं होगा तब की बात मैं बोला होगा। क्लियर है बेटी, 100% समझ में आ गया। अगर आयोनाइज्ड हुआ तो डबल सॉल्ट, नहीं आयोनाइज्ड हुआ तो वो मॉलिक्यूलर रिंग से क्या बोल देंगे हम लोग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो चलो इसे कॉपी करो, फिर अभी आपको समझाता हूँ। अभी ये बचा है, यहाँ मार्केट का क्वेश्चन है बेटा, ये मार्केट में चल रहे हैं, बहुत बार आ चुका है 3 मार्क्स के अंदर में, इस बार भी आने के चांसेस है, देखना आएगा ही आएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है, बिल्कुल मार्केट वैल्यू प्रोवाइड करता है। देखो भाई, बहुत इजी से क्वेश्चन पूछ लेता है वो, यहाँ से देखते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। बेटा ये बता दो,
दूसरी बात, इसका आपको अंतर याद करके आना। अंतर क्वेश्चन पूछते हैं, केवल 5 याद कर लेना। हालांकि 5 नहीं पूछेगा, ज्यादा पूछेगा 4 नंबर की, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा इन दोनों के बीच में। पर मैं कुछ कुछ बता देता हूँ, यहीं से पता चल जा रहा हूँ भाई। पहली बात क्या कि ऐसा मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में अपनी आयोनाइज्ड हो जाते हैं, अर्थात ये आयनिक नेचर के होते होंगे, उनको हम लोग डबल सॉल्ट बोलते हैं। देखो थोड़ा तरीका लगा लेते हैं। बस इधर मैं लिख रहा हूँ बेटा डबल सॉल्ट, अब तो आपको हिंदी में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो हिंदी लिख दिया हूँ। और इधर मैं लिख रहा हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझाना है, तो यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब बताओ बेटा डबल सॉल्ट तो मैंने ऐसे बोला, सुनो, अगर मान लो आपने ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट डाला, मान लो ऐसा Na2SO4 फलाना ढमक्का जो भी XYZ ऐसा कोई एक सॉल्ट है, उसको अगर आप डाले पानी के अंदर में और अगर ये आयोनाइज्ड हो गया तो जैसा खोज रहे थे वैसा मिल जाएगा क्या? भाई ये तो आयन अलग, सोडियम अलग बन जाएगा, SO4 अलग बन जाएगा, X अलग बन जाएगा, Y अलग बन जाएगा, Z अलग बन जाएगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इसको अगर पानी के अंदर डाल दो आप तो ऐसे पानी के अंदर मिलेगा। अगर आयोनाइज होगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आयोनाइज नहीं हुआ तो मिल सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल सॉल्ट एक्चुअल में आइडेंटिटी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में लूज कर देते हैं। पहला पॉइंट तो यही होगा कि वह मॉलिक्यूलर एडिशन कंपाउंड जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर में अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान लूज कर देते हैं, उसे डबल सॉल्ट कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया? क्लियर? क्या कर देते हैं बेटा अपनी आइडेंटिटी को? अरे हिंदी में लिख लो, बहुत गाली दे लो मन में। पहचान क्या कर देते हैं? खो देते हैं। अच्छा, लेकिन ये पहचान नहीं खोते हैं। पहला डिफरेंस समझ में आ गया। दूसरा सुनो, क्या ये आयनिक हुआ? आयनिक हुआ कि नहीं? आयोनाइज हुआ कि नहीं? हुआ। ये आयोनाइज हुआ? नहीं। इनकी नेचर कहीं ना आयनिक होगा, ये क्या होगा? नहीं होगा। हाँ, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनिक हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखोगे? अगर वो आयोनाइज्ड हो गया बेटा तो 100% क्या होगा? डबल सॉल्ट। इसका मतलब डबल सॉल्ट तो 100% आयनिक नेचर के होते होंगे, लेकिन ये आयनिक प्लस नॉन आयोनिक दोनों हो सकते हैं। तो मैं आइंदा लिख दूं? क्या लिखोगे? आयनिक भी हो सकते हैं एज वेल एज ये नॉन आयोनिक भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया। दूसरी बात सुन लो। ये क्या करते हैं बेटा? मान लो इसके अंदर में आपने एक सॉल्ट ले लिया, कुछ भी, जैसे मैं लेता हूं यहाँ पास कार्नेलाइट MgCl2। मेरा फोन कहाँ गया? यहाँ पास है। इसमें देखो ना एग्जाम्पल, मेरे को याद थोड़े है। अब भाई रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, उनको ही पता हो, कहीं भूल जाते हैं, बुजुर्ग लोग हैं। एग्जाम्पल्स तो याद आता है भाई, इज्जत का सवाल है। तुम लोग बोल रहे हो, कहाँ बोल रहा है भाई? अरे यार इज्जत का सवाल है। हाँ, ये है KCl, हाँ इसको क्या बोलते हैं बेटा? KCl MgCl2, और यहाँ पास आ जाएगा 6H2O4। ये क्वेश्चन पूछ लेते बेटा, कार्नेलाइट इसका फॉर्म, कार्नेलाइट इसको बोलते हैं। ठीक है, ये डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल है। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसको आप जैसे इसके अंदर में डालोगे तो भाई पोटेशियम का टेस्ट तो देगा, क्योंकि पोटेशियम प्रेजेंट है इसके अंदर में। सॉल्यूशन के अंदर में पोटेशियम प्लस नहीं होगा, क्लोराइड भी होगा, Mg प्लस भी होगा और Cl भी होगा। सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? सॉल्यूशन के अंदर में प्रेजेंट होंगे ना, एक सॉल्यूशन में। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो डबल सॉल्ट अपने सभी आयनों का टेस्ट देंगे। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं? थर्ड पॉइंट, गिव द टेस्ट ऑफ ऑल आयन। सभी आयनों का परीक्षण देते हैं, परीक्षण या टेस्ट लिखते हैं। तो यहाँ बस लिख दो, क्या लिखोगे भाई? कि डबल सॉल्ट सभी आयंस का क्या देते हैं? टेस्ट देते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होगा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सभी आयन का टेस्ट तो देते ही देते हैं, लेकिन कुछ औरों दे देते हैं। कैसे? उसको मैं आगे समझाऊंगा, पर सुन लो क्या देते बेटा? ये आयन का टेस्ट तो देते ही देते हैं, लेकिन कुछ दूसरा भी टेस्ट दे देते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे आगे जाके। अभी बचपन है, इसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? आयन का टेस्ट देंगे, यस, लेकिन कुछ और भी दे देंगे।
ये आयन टेस्ट देते ही रहते हैं, केवल आयन का टेस्ट देंगे, सबका नहीं दे देंगे। मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि भाई ये KCl ये दोनों आपस में मिलकर कुछ दूसरा बना दिया तो क्या करेंगे? ये भी तो हो सकता है ना, इस कंडीशन में बोल रहा हूँ। तो चलो ये 3 मैंने बता दिया, एक आप खुद करके आना घर से, 4 अंतर याद करके आना, कल पूछूंगा। ओके बेटा? तो ये डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको समझ में आ गया? आप बुक्स के अंदर से लिख लेंगे, अगर नहीं तो मैं डेफिनेशन भी लिखवा दूंगा। अगर आप चाहोगे तो, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, डिटेल कर दिए हैं। अब हमको इसका कौनो मतलब नहीं। हाँ लिखोगे? अच्छा, मुझे लगा कि होगी अभी तक, तो बताया क्यों नहीं। आगे चल लेते हैं, इसको मैं रफ कर लेता हूं। अब बेटा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की पहचान क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसको हम लिखेंगे किस तरह से? तो आगे हेडिंग डालोगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी में बोलूं तो उपसंयोजी यौगिकों का निरूपण, पर मैं नहीं लिखूंगा, मैं इंग्लिश से लिखूंगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसको अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, बार बार इतना लंबा लिखना बहुत हो जाता है। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को लिखेंगे कैसे? कोई तो पब्लिक इसको ऐसे भी लिख देता है कि A+O और एक बड़ा ब्रैकेट बना दिए, कोई पब्लिक बिना इसने लिख देता है, और कोई पब्लिक्स ऐसे होते हैं जो कुछ इस तरह से लिखते हैं। पर सुन लो एक बात है, क्या बेटा? अगर कभी भी देखो ये दिख रहा होगा, एक तो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसको हम लोग बोलते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग बोलेंगे अब से कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। हाँ हिंदी में बताओ। उपसंयोजी गोला बोल के दिखाओ जरा। उपसंयोजी गोला। आपको हिंदी भी आती है? मेरे जैसे गधे नहीं हो? ठीक है। कोऑर्डिनेशन, हाँ बेटा क्या बोल रही मेरी बच्ची? स्क्वायर ब्रैकेट बेटा, बड़ा ब्रैकेट, बड़ा वाला मझला। ये क्या बेटा? इसको देखो एक चीज और, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? देखो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी के बाहर जौनो कुछ दिख जाए, जौन दिख जाए, A B फलाना तुम दिख जाओ उसके बाहर ना, तो भी समझ जाना कि मैं काउंटर आयन होगा। क्या होगा? काउंटर। अच्छा न बेटा, इसमें काउंटर आयन दिख रहा है क्या? नहीं। हाँ, तो इसमें केवल क्या दिख रहा है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। लिख दूं? यस सर। अच्छा गुस्सा संयोजी बोला बेटा, इसमें बता दो ये क्या है? हाँ क्या? काउंटर हिंदी में नहीं, वहाँ पे है ये। हाँ ठीक है। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। और ये क्या कहलाएगा? अच्छा काउंटर आयन। लेकिन बेटा पब्लिक्स को और कुछ नाम दे देते हैं कभी कभी। देखो कंफ्यूज मत होना, जो पहले लिखे जाएंगे ना लेफ्ट हैंड साइड में, हमेशा उसको बोलेंगे फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन जो बाद में लिखे जाएंगे उसको सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है? लेकिन अगर सिंगल हो तो फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। यहाँ पर बताओ, अगर मैं बोलूं तो ये मेरा क्या है बेटा? काउंटर आयन, फर्स्ट स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी क्या है? सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ बोलूं तो मेरा कोऑर्डिनेशन एंटाइटी फर्स्ट स्फीयर बन चुका होगा, लेकिन काउंटर आयन क्या है? सेकंड स्फीयर ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है? तो ये है, लेकिन आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना याद रखना चाहिए कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर में दो ही चीज पॉसिबल हो सकते हैं, एक काउंटर आयन होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट होगा। उस स्क्वायर ब्रैकेट को हम लोग कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोल देंगे। ठीक है? तो इसे जरा आप कॉपी करो। इसमें अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछ लो कि ऐसा कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके अंदर में जिसमें काउंटर आयन प्रेजेंट नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा? काफी टैलेंटेड हो ना? यस। चलो कॉपी कर लो भाई, आगे चलते हैं। अभी इस कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को कैसे डिफाइन करते हैं अभी हम करने वाले होंगे। सुन लो, मजा आ जाएगा। पहले कॉपी कर लो। किसको? कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हिंदी में उपसंयोजी गोलक बोला बेटा, अभी लिखवाने वाले हैं लोग। ठीक है? हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, न्यू हेडिंग मैंने बोल रखा है भाई। देखो अभी हम समझ जाते हैं
कोऑर्डिनेशन एंटाइटी की तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, बड़ा ब्रैकेट। अच्छा, और इसके अंदर में बेटा, इसके अंदर में दो ही चीज आ सकते हैं, दो ही पब्लिक्स, एक मेल और दूसरा फीमेल। क्या चीज? हाँ, एक को लिखूंगा एम और दूसरा को लिखूंगा एल। एम का मतलब यहाँ पर होगा मेटल और एल का मतलब यहाँ पर होगा लाइगेंड। लेकिन आप लोग हिंदी मीडियम से हो इसलिए इसके लिगेंड बोल देना, मैं लाइगेंड बोलूंगा, बात वही रहेगा। ठीक है, एम का मतलब क्या है बेटा? लाइगेंड का मतलब क्या है? अब इनके बीच का जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम ऐसे शो करेंगे। लाइगेंड का मतलब, लाइगेंड को हिंदी में लाइगेंड बोलते हैं। हाँ रुक जा, थोड़ा सा पेशेंस जस्ट, और रुक जा अभी बता रहा हूँ ना मेरी बच्ची। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, एक्साइटमेंट। अब सुन लो, बहुत अच्छी बात है। मेटल तो हम सभी जानते हैं कि ये जो मेटल है ये जनरली बिलोंग करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट से। एफ ब्लॉक के भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जनरली बोला है, जनरली कहा कि डी ब्लॉक। लेकिन ये लाइगेंड क्या है? तो लाइगेंड तो बहुते होते हैं, पर समझ लो इसमें काम क्या है इसका। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम डेटेड बॉन्ड बोलते हैं। और यह डेटेड बॉन्ड हमेशा और हमेशा लोन पेयर को डोनेशन से बनता है। मतलब इसमें क्या करेगा कि लाइगेंड अपना एक लोन पेयर को दे करके इस मेटल को जैसे दे देगा और मेटल को डोनेट करने के बाद डेटेड बॉन्ड बना लेगा। उसी डेटेड बॉन्ड को हम लोग बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मतलब ये बॉन्ड में ये क्या कर रहा है? लोन पेयर डोनेट कर रहा है। क्या कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है? लाइगेंड। किसको? मेटल को। इसका मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि लाइगेंड तो एलपी डोनर होते हैं। लिख सकता हूँ कि नहीं? और इसी तरह से मेटल तो एलपी एक्सेप्टर होते हैं। यस और नो? और बेटा हम ये भी तो जानते हैं, भले नहीं जानते पर लिखेंगे जरूर, कि जो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखे उसको हम लोग क्या बोल देते हैं भाई? लेविस एसिड। चलिए लेविस बेस क्या बोलते हैं? और लोन पेयर एक्सेप्ट करे इसे हम क्या बोलते हैं? लेविस एसिड। इसका मतलब कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में जो लाइगेंड होता है वो लेविस बेस की तरह काम करता है, वहीं पर मेटल लेविस एसिड की तरह काम करता है। क्लियर है बातें? अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ पर केवल यही आएगा कि लाइगेंड कितने हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पर एन लिख देता हूँ। एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ लाइगेंड है। लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हमने पिछली बार में गड़बड़ कर ली थोड़ी सी, वहां पर प्लस माइनस एक्स भी रहता है बेटा, वहां पर लिख लेना पिछली बार में। ये एक्स क्या है? ये चार्ज है। सर तीनों का होगा? हाँ, क्या चीज? क्या बोलते बेटा? हाँ, प्लस माइनस का मतलब प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, ये है इसका मतलब। ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे? चार्ज ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, या इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को। ठीक है, आगे मैं आगे जाकर लिखवा भी दूंगा, पहले ये जरा कॉपी कर लो, उसके बाद हम लोग क्या क्या टर्म में आपको सिखाया। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं किसको है? मेटल क्या होते हैं, लाइगेंड किस तरह से काम करता है, चार्ज क्या होते हैं, फलाना ढमक्का सारा चीजें। एक बार कॉपी कर लो भाई। नहीं, देखो मैं यहाँ पर लिखा है कॉम्प्लेक्स का चार्ज है, लाइगेंड का चार्ज और मेटल का नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी बोल रहे हैं ना, उसका चार्ज है। ठीक है, हालांकि ये बाद में मेटल का चार्ज इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिलहाल हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम फिलहाल बोलेंगे कॉम्प्लेक्स का चार्ज। सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी रहेगा ना प्लस माइनस का चार्ज? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जो पहले पढ़ रहे थे रिप्रेजेंटेशन में ना? हाँ जी, वहां पर रहेगा। बस माफ कर देना कि हमने गलती करा दिया। उधर जो लिखे ना बेटा रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में वापस चार्ज लिखे ना, प्लस माइनस एक्स प्लांट हम का जो भी हो, और हो जाएगा तो बता देना। बहुत लोग बोल रहे हैं यस, बहुत लोग बोल रहे हैं। लिखना है इसमें से मुझे ये लिखवाना है कि मैंने जो कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कॉम्प्लेक्स बोला है उसका अर्थ क्या है। ठीक है,
उसका अर्थ मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या कि मेटल एवं लिगेंड की संख्या को एक स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, संकुल बोलते हैं। ठीक है, संकुल संकुल। ठीक है बेटा, मैंने क्या बोला कि मेटल एवं लिगेंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी कहते हैं। तो हेडिंग डाल के रखो, संकुल या उपसंयोजी गोला, ऐसे कुछ बोला जाता है इसको हिंदी में। संकुल, ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है, या कोऑर्डिनेशन एंटाइटी, ये क्वेश्चन पूछा भी है कभी ना कभी, मुझे लग रहा है ऐसे। हाँ, तो आप लिखेंगे बेटा मेटल नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिखो उपसंयोजी यौगिक में उपसंयोजी यौगिक में मेटल एवं लाइगेंड को एक स्क्वायर ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, बड़ा ब्रैकेट ले लो। हाँ, बड़ा ब्रैकेट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तुम लोग क्या बोलते हो, कौन सा ब्रैकेट बोलते हो? नहीं, आप स्क्वायर नहीं तो स्क्वायर ब्रैकेट ही बोलते हैं ना इसको। यस सर। हाँ, क्या बोले भाई, रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या संकुल या कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ओके बेटा, लाइगेंड तो आपको समझ में आएगी, डोनर की तरह काम कर रहा है। इसका डेफिनेशन आप ऐसे भी बोल सकते हो कि मेटल के चारों ओर प्रेजेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मेटल के चारों ओर प्रेजेंट लिगेंड प्रेजेंट एटम्स की संख्या को लाइगेंड बोलते हैं, पर लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम केवल इतना लिख लिए हैं। अच्छा, दूसरा इसमें क्या करने वाले हैं, आगे इसको जस्ट आगे खत्म करते हैं और नेक्स्ट टॉपिक बाकी आप देख लेना। इसमें क्या करते हो, जो मैं बता रहा हूं ना वही क्वेश्चंस आने के चांसेस रहेंगे। आगे आपको यहाँ पास x का मतलब क्या है बता दिया हूं, चार्ज होता है। लेकिन आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इन n का क्या क्या मतलब है, और अगर n होगा तो n क्या क्या चीज हम लोग को प्रोवाइड कर सकता है। n 2-3 चीज प्रोवाइड कर सकता है। एक तो उस कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बता सकता है और दूसरा इसकी हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है। तो मैं यहाँ पास हेडिंग डलवाना चाहूँ तो बोल सकता हूँ इंपॉर्टेंस ऑफ n, मतलब कि इस n का क्या महत्व है, इस n का महत्व अभी हम लोग पढ़ने वाले होंगे। तो लिख लो जरा, इंपॉर्टेंस ऑफ n मतलब हिंदी में क्या बोलूंगा बेटा, n का महत्व। तो देखो इस n के द्वारा हमको क्या क्या जानकारी मिल जाएगा, लिगेंड की संख्या के द्वारा। जनरली ऐसा होता है, देखो क्या है, मैं इधर लिख रहा हूँ लिगेंड की संख्या, ये क्या क्या बता देता है, एक तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन बता देता है, और हाइब्रिडाइजेशन अगर पता चल जाएगा तो इस मॉलिक्यूल्स की आप जियोमेट्री भी बता देंगे। ठीक है, जैसे सुन लो, अगर दुनिया में कभी भी, दुनिया मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर में अगर लाइगेंड की संख्या 2 हो जाए तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp। अब थोड़ा आइडिया लग गया होगा, जो n आ रहा है वो h के बराबर होता है, तो हम लेवल क्लास करने पड़ेंगे। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना बेटा 2, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp। स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, लीनियर, जिसको हम लोग बचपन में क्या बोल के रखे हैं, रेखीय। बहुत अच्छी बात है। कैसे बनता था, m यहाँ पास l और यहाँ पास l, बात को मानते हो। अच्छा, अगर ये 3 हो गया बेटा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, स्पेस की जरूरत पड़ेगी, तो ये कौन सा हो जाएगा, sp2। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय बोलते हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर कैसे बनता था, कुछ इस तरह से, यही बनता था क्या, जहां आप दूसरा एलिमेंट लगाते थे यहाँ पर लाइगेंड लगा डालो। लेकिन अगर कभी भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ जाए तो यहाँ पर प्रॉब्लम है, 2 केसेस हैं, sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। तो पहले sp3 की बात करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन अगर 4 आ जाए, नहीं n की नंबर अगर 4 होगा तो 100% sp3 आएगा या dsp2 आ सकता है। पहले sp3 लिख रहा हूँ, ठीक है। sp3 अगर आएगा तो स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा, बनाने जानते भी होगे, तो मैं बना देता हूँ। यहाँ पास ये कुछ इस तरह से बनता है, l l l और यहाँ पर l, तो कुछ इस तरह से बनता है भाई। लेकिन एक आ जाएगा dsp2,
ऊपर वाले कॉपी करे हो क्या? नो सर। अच्छा एक बार कॉपी कर लो, फिर मैं ऊपर वाले को रफ करके ना DSP2 बना देता हूँ, क्योंकि आपके क्वेश्चंस के अंदर में दो ही ज्यादा फिक्स है आजकल, एक तो 4 वाला, 6 वाला, थोड़ा कम इंपॉर्टेंस है 5 वाला, उससे इधर उधर का पूछता नहीं है। क्या करना है भाई, इसका नाम क्या बोला तुम्हें, टेट्राहेड्रल लिख लो। इसको हम TD शो करते हैं, आगे जाके TD बोलेंगे, लेकिन फिलहाल में टेट्राहेड्रल लिख लो। अच्छा बेटा आगे चलते हैं, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 5 नहीं 4 ही आएगा तो एक और केस हो सकता है DSP2, और DSP2 होगा तो इसकी ज्योमेट्री हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, बनता कैसे, कुछ इस तरह से। और ये बिल्कुल मार्केट के क्वेश्चन है बेटा, दोनों टेट्राहेड्रल और ये वाले, इसको हम स्क्वायर प्लेनर इमेजिन करना पड़ेगा आप लोग को। अच्छा करा देते हैं भाई, ये कुछ इस तरह से लाइगेंड, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। देखो क्यों स्क्वायर प्लेनर बोलते हैं, DSP2 हाइब्रिडाइजेशन DSP2 होगा। नंबर 4 होगा बेटा, सर हाँ। 5 होगा, 5 होगा सर। हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ कि अगर 4 होगा तो 2 पॉसिबिलिटी है कि SP3 भी हो सकता है, DSP2 भी हो सकता है। अब हम लोग पता कैसे चलेगा, तो वो हम सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन टेस्ट के अंदर में, VBT के अंदर वहाँ मैं सिखाऊंगा वापस क्या होता है। लेकिन फिलहाल में तो आप इतना याद रखो, हालांकि इसको VBT के अंदर मैं तरीका बता दे रहा हूँ आप लोग को, कि थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगा इंपॉर्टेंस एन से, वो ट्रिक्स भी पता चल जाता है। सुन लो, अगर जिसको स्क्वायर प्लेनर पता नहीं होगा तब की बात, ये कैसे स्ट्रक्चर है। देखो पहले एक स्क्वायर बनाओ इस तरह से, ऐसे स्क्वायर, ठीक है। इसको ये स्क्वायर हो गया, सेंटर में एक एटम डालो, एक कॉर्नर पर दूसरा एटम, लाइगेंड लाइगेंड और लाइगेंड। मतलब मैं इस तरह से बोलना चाह रहा हूँ, आई हैव अ कॉपीज। इस कॉपी के बेटा स्क्वायर मान लेना, लंबा थोड़ा ज्यादा पर स्क्वायर मान लेना आप। स्क्वायर अगर ऐसे है तो बीच में क्या होगा, सेंटर में एक एटम मेटल, यहाँ पास 1, यहाँ पास 2, 3, 4, ये सारे के सारे एटम सेम प्लेन में है ना, इसीलिए इसका स्ट्रक्चर कौन सी होगी, प्लेनर। और दिख कैसे रहा, स्क्वायर, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर। लेकिन हिंदी में तो बता दो, तो इसको बोलेंगे समतल वर्गाकार, समतल वर्गाकार। अच्छा नेक्स्ट, अगर 5 हो जाए तो SP3D आएगा, और उसकी इसमें 2 आते हैं SP3D के अंदर में। चलो अगर 5 आ जाए बेटा, तो या तो इसको हम लिखेंगे SP3D, या फिर इसको लिखेंगे DSP। ठीक है, दोनों में देखना, ये जब कोवेलेंट पढ़ोगे तो सेम है, लेकिन कोऑर्डिनेशन में इन दोनों में बहुत अंतर है भाई, क्योंकि D ऑर्बिटल का इन्वॉल्व अलग अलग होता है। मैं आगे जाके बताऊंगा कि दोनों सेम, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे ना, 11वीं वाले पूछेंगे तो बोलना सेम होता है, लेकिन 11 में बोलना सेम जैसे होता है, सेम नहीं होती। इन्हें बताऊं, दोनों की D में बहुत अंतर होता है, मैं समझाऊंगा आगे जाके। पहले देखो इस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, TBB बोलते हैं, ट्राइगोनल बाइपिरामिड। कैसे बनेगा समझते हैं, ये मेटल है कुछ इस तरह से, इसको भी इमेजिन करना पड़ेगा, ऐसे बना लो और इस तरह से, ओके कुछ इस तरह से बन जाएगा हमारे। अच्छा क्या बोल रहे बेटा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अगर SP3D आया तो यही होगा, लेकिन अगर ये DSP3 आया तो ये स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, त्रिकोणीय द्विपिरामिड। समझाता हूँ, इमेजिन भी करवाएंगे, सुन लो पहले। अच्छा ऊपर इसको आप करूंगा थोड़ा सा, यस सर। अच्छा इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी चीज को अलग से एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा भाई, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। पहले इसको लिख तो लेते हैं, तो ये हो जाएगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। हाँ मेरे बच्चों, SP3D 5 ही है, और कौन सा मैं बोल रहा हूँ, DSP3 बोल रहा हूँ। तो ये बनता है स्क्वायर पिरामिडल। मैं समझाता हूँ कैसे बनेगा ये। यहाँ बस M रहेगा कुछ इस तरह से, एक लाइगेंड नीचे रहेगा, तो ये है स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर पिरामिडल। अभी मैं आपको तुरंत इमेजिन करवा देता हूँ दोनों में अर्थ क्या है। देखना भाई, कोऑर्डिनेशन में सेम है, लेकिन इसमें अलग अलग होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर चेंज होगा, जियोमेट्री चेंज चुका होगा। अच्छा ये कॉपी करेगा, अब मेरे पास एक प्रैक्टिकल कॉपी है, बच्चों को मारना नहीं है। पहले देखो, पहले इसको इमेजिन करते हैं, स्क्वायर पिरामिडल क्यों बोलते हैं। स्क्वायर में बेटा बीच में मेटल, देख रहे हो साहब, 1 2 3 4, एक एटम नीचे की ओर,
तो यहाँ से एक पिरामिड बनेगा ऐसे करके, यस सर, जैसे ट्राइपॉड बना हुआ है ऐसी यस सर, ऐसी बनेगा ना। यस सर। तो पिरामिड कितना बन रहा है बेटा? एक। इसलिए क्या बोले? स्क्वायर पायरामिड। और इसको सुन लो, ये कैसे होगा ये वाला? तो ये ऐसे है, सेंटर में एक एटम ऊपर की ओर, एक एटम नीचे की ओर, बाकी ऐसे ऐसे और ऐसे। तो ये तो ट्राइंगल में प्रेजेंट है। इमेजिन नहीं हो रहा? पेन दो 5 तो जरा मुझे। मैंने 11th क्लास के अंदर पढ़ाया भाई, मैं सारा समझा दूंगा अभी। एक और भाई पास्ट में बोलो। अच्छा देखो भाई, ये अलग अलग आए, बट अलग अलग टाइप्स के पेन है। ऐसे पकड़ना है आपको, ऐसे पकड़ना है, और मैं कैसे पकड़ूंगा, जगह ही नहीं है। अरे ये तो इज्जत का सवाल है भाई। ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, बोले सर को इमेजिन करने आते ना, फालतू बस बोलते रहता है जबरदस्ती का। अच्छा ये बेटा यहाँ इसको तो कर लो आगे, ये ऐसे। अरे यार सीधा तो हो जा, इसे लड़के बुला नहीं सकते ना, वो रिकॉर्ड हो जाएगी। मैं कैसे पकड़ूं? देखो ऐसे मैं इमेजिन करा दिया, ये 3 एटम्स, इसका मॉडल भी अपने पास अवेलेबल है। ये हुआ एक एटम यहाँ बस है, दिख जा ऐसे, ये प्लेन में है पर दिख नहीं रहा है, ठीक है ऐसी। तो ये एटम को अगर आप मिलाओगे तो ये ट्राइंगल दिखा रहे, ट्राइगोनल प्लेन है, यस सर, दिख रहा है ना? Yes, मतलब sir. ट्राइगोनल प्लेन हो गया बेटा। लेकिन ये वाला तो क्या दिख रहा है? लीनियर वाला दिखाई दे रहा हो ना? तो एक पिरामिड तो ऐसे बनेगा ना? यस सर, यहाँ से और यहाँ से एक पिरामिड ऊपर की और एक पिरामिड नीचे की। पिरामिड कितने बन गए? तो क्या बोलेंगे इसको? ट्राइगोनल बाई पिरामिड। क्लियर है? समझ गए? यस सर। किसको समझ में नहीं आया भाई? क्लियर है ना? ले लो अपने पेन ले लो, बोलोगे पेन चोरी कर लेते नहीं तो हमारे घर की। हाँ घर में बताना नहीं किसी को कि हमारे पेन ले लेते 2 मिनट के लिए। कॉपी कर लो। अरे कॉपी कर लिए? यस सर। अच्छा एक और रह गया भाई, SP3D और DSP दोनों में 6। अच्छा ऊपर वाला नहीं है, बना लो। अब एक काम की बात पर आ जाएंगे 6 नंबर वाला में। 6 वाले में भी कहानी है और उसमें भी इमेजिनेशन है, और वो हम सब समझाएंगे अभी। पर कॉपी हो जाए तो मुझे बता देना एक सर बार। हो गया। अंजलि बोल रही नहीं हुआ है? नहीं हुआ? अच्छा बेटा 6 वाला समझो। 6 वाला में तो ऑक्टाहेड्रल पाया जाएगा, और ये आपको याद रखना है टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल बहुत याद रखना, बहुत बार पूछेगा ये। 6 बेटा इसको हम लोग बोलेंगे sp3d2, और 6 ही होगा तो एक और बोलेंगे क्या? d2sp3। इन दोनों में कौनो अंतर नहीं है, इन दोनों में एक ही अंतर है बस। देखो कैसे, d अंदर की ओर आ रहा है। देखो ऐसे किसी को बताना, अच्छा रिकॉर्ड हो रहा है तो बोलेंगे अरे मान लेना जुगाड़ है, ठीक है बेटा। ये d अंदर है ना, तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको हम बोल देंगे इनर स्फीयर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? आंतरिक संकुल कक्षक। आंतरिक संकुल कक्षक। इसको d बाहर की ओर है ना, तो बाह्य संकुल कक्षक, इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। पर मैं लिख देता हूं, इसको हम लोग क्या बोले? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसको क्या बोल देंगे? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अच्छा इसको और नाम से जानते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। आगे बताइए क्या चीज? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसको हम बोलेंगे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो बगल में लिख दे रहा हूं भाई, देख लेना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अब दोनों की ज्योमेट्री तो सेम ही बनेगा। ज्योमेट्री का नाम क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। दोनों है अलग अलग, दोनों की प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, लेकिन ज्योमेट्री सेम बनेगा। टेट्राहेड्रल कैसे बनेगा? 6 लाइगेंड होंगे। ओह देखो 6 दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4 और यहाँ पर 5 और ये 6। ये बात दोनों में से इसका बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कहां से लिखा गया? कौन लिखा? किसने लिखा? प्रिंटिंग इज मिस्टेक। ये हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल।
अष्टफलकीय बोलते हैं भाई। अब बोलोगे अष्टफलकीय क्यों बोलते हैं, दूसरा क्यों नाम नहीं दे दिए, तो अभी मैं बता देता हूँ। अरे अभी बता देते हैं भाई। उसको टेट्राहेड्रल क्यों बोलते थे, इसको ऑक्टाहेड्रल, सारे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है अभी। पहले देख लो, फिर कॉपी करना, ठीक है Yes. बेटा। आओ जरा, कहाँ आना है, यहाँ बस यहाँ बस आना, तो सबकी नजर यही होनी चाहिए। देखो ये स्क्वायर है, जैसे ये मैंने बना रखा है, और एक एटम ऊपर की ओर, एक एटम नीचे की ओर। तो इसको हम ऑक्टा क्यों बोल रहे हैं, आठोहेड्रल बनना चाहिए। देखना, एक यहाँ से बनेगा, एक दो, तीन, चार, चार नीचे बनेगा, तो कितने हेड्रल हो गए, अच्छा इसलिए क्या बोलते हैं। लेकिन 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 ना बेटा, ऐसा मुझे मन लग रहा है कि ये तो स्क्वायर है, एक पिरामिड ऊपर बन सकता है, बन सकता है ना, एक पिरामिड नीचे, कितने पिरामिड, 2 पिरामिड। अच्छा, तो क्या मैं इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल नहीं बोल सकता, यस सर। और बोलते भी हैं। हाँ हाँ, तो लिख डालो, क्या लिखोगे भाई, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ये हो गया बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एन। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आगे ऑक्सीडेशन स्टेट। टाइम कितने लग गई, सर 4 बजने वाला है। हाँ इतने जल्दी, सर लिगेंड अभी क्या तो होता 15 है? मिनट बचा है बेटा। सर हाँ। लिगेंड क्या होता है आप बताने वाले। लीनियर लिगेंड, लाइगेंड, हाँ, लाइगेंड। लाइगेंड वही होते हैं जो मेटल के साथ बॉन्ड करते हैं। लाइगेंड अभी हम पढ़ाएंगे, लाइगेंड का पूरा प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया है।